चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। रेडी? चलो फटाफट अपना एक पैम्पलेट, नोटबुक, पेन, पेंसिल, थोड़ा सा दिमाग लेके बैठ जाओ। जल्दी जल्दी। ऑडिबिलिटी है, कंफर्म करो। आ रहा है आवाज? हाँ सर। चलो परफेक्ट, जोरदार, सही है। चलो तो हम लोग ये जो मार्केटिंग वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आज मैं आपको कुछ ऐसे ब्रांड के बारे में, कुछ सक्सेस स्टोरी के रिलेटेड कुछ वीडियोस में आपको शेयर करता हूं, ताकि आपको आइडिया है कि भाई ये जो ब्रांड है, जो बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं कि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस की सीढ़ियां जो है वो चढ़ चुके हैं और आगे और बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो हम खुद इस्तेमाल भी कर रहे हैं, राइट? तो देखना तो हम जरूर चाहेंगे कि ऐसी तो इन्होंने क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका सक्सेस का जो रीजन है वो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ओनली। बिना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ये आज ऊपर आए नहीं है। तो देखना पसंद करेंगे बराबर। कुछ ऐसे दो ब्रांड की केस स्टडी में लेके आया हूं जो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी देने वाले हैं मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस को लेके, बराबर। तो वीडियो आप देखना, लेकिन साथ में आप है ना एक पेन या पेंसिल लेके बैठना और एक नोटबुक लेके बैठना, और जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें दिखती हो ना, क्योंकि आज जो आप जो चीजें देखने वाले हो वो शायद आपको आपके पैम्पलेट में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जो चीजें अभी आप देखने वाले हैं वो बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, बराबर है। तो ये जो आप देखोगे वो फ्यूचर में आपको, आप किसी भी बिजनेस से, किसी भी कॉर्पोरेट लेवल पे जब जुड़ोगे तो आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको काम आने वाली है, क्योंकि हम ऐसा बोल सकते। बहुत जल्दी पड़ गई अभी। कौन है ये? कौन है? कौन है? बवाल हो गई, मारो मारो। चलो ठीक है, प्लीज आई रिक्वेस्ट, देखो ऐसा बवाल बवाल मत करो, दुनिया में ऑलरेडी बहुत बवाल चल रही है। वेरी गुड, ठीक है। चलो तो रुको, थोड़ा सेटिंग्स थोड़ा चेंज कर दे। हाँ चलो फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। फटाफट अच्छे से चलो वीडियो एक शेयर कर रहा हूं मैं। पॉइंट्स लिखते जाना, क्योंकि फिर मैं बाद में जिसको पूछूंगा उसको वो पॉइंट्स जो लिखे होंगे आपने वो मुझे बताने हैं कि आपने क्या क्या सीखा, राइट? चलो तो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। एक मेरे जैसा ही बंदा है जो कुछ बोल रहा है, बराबर है। थोड़ा दुखी दिख रहा है, लेकिन अभी बोलना शुरू करेगा तो खुश हो जाएगा। ट्रैफिक की वजह से नई वीडियो आने में काफी टाइम लग गया, मजाक कर रहा हूँ यार। तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम इंडिया के हर कोने में है, और अगर आपको सिटी के एक कोने से दूसरे कोने में मूव करना है तो आप ओला या फिर उबर बुक करते हैं, और कुछ देर के बाद ओला या फिर उबर ऐप के अंदर ओला उबर बैकफ्लिप मारना शुरू कर देती है, और उसके बाद राइड अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। मतलब यू कैन फील द पेन। और ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कैब से ट्रेवल करते हैं तो आपके चार्जेस भी ज्यादा लगते हैं, और ऑब्वियसली ट्रैफिक कंजेशन की वजह से टाइम भी वेस्ट होता है। और इसी पेन पॉइंट को सोल्व किया टू व्हीलर रेंटल स्टार्टअप ने, और टू व्हीलर, अगर आपने अब तक यहाँ सुना होगा, बराबर, तो ये जो चीजें है वो टैक्सी कैब के बारे में बातें कर रहा है, टैक्सी कैब के बारे में बातें कर रहा है। हम बोल सकते हैं गुजरात में तो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मेट्रो सिटीज में गए हो, वहां पे आपने जो रिक्वायरमेंट देखी होगी कैब की, खास करके दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, बराबर, तो वहां पे जो कैब की जो रिक्वायरमेंट हो रही है मेट्रो सिटीज में, वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे वो सबसे पहले ये भी हाईलाइट करेगा कि भाई एग्जिस्टिंग कैब को लेके क्या क्या इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं, और उसका ऑल्टरनेटिव कौन एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो उसका ऑल्टरनेटिव कुछ लेके आया है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। बाइक सर्विस ने। तो बस आज हम लोग बात करेंगे टू व्हीलर रेंटल स्टार्टअप और टू व्हीलर बाइक सर्विस के बारे में। और मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के अंदर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे रैपिडो के ऊपर, क्योंकि रैपिडो एक ऐसी कंपनी है जिसने इस मार्केट के अंदर काफी तेजी से एक्सपेंड किया है। तो मुझे लगता है, नाम सुना आपने? नाम सुना? टीवी में बहुत एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है आजकल, तो बहुत ऐड आ रही है उसकी, रैपिडो। तो आज हम जो देखने वाले वो है रैपिडो का सक्सेस स्टोरी, ध्यान से। उसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए। बट इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी कंपनी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बस अगर आपने अभी तक
रीडिफाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को शुरू करते हैं। तो रैपिडो की शुरुआत 2015 में आईआईटी के एलुमनाई अरविंदा शंका ने की थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। आज रैपिडो को 25,000 से भी ज्यादा राइडर डेली यूज करते हैं और रैपिडो का जो मेन फंक्शन था वो था कॉस्ट कटिंग और आपका टाइम रिड्यूस करना। जैसे मेट्रो सिटीज के अंदर अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं एक कोने से दूसरे कोने, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लग जाती है। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए रैपिडो को बनाया गया था। बट सवाल ये आता है कि रैपिडो अगर इतनी फास्ट और कॉस्ट एफिशिएंट है तो क्या ये ट्रेडिशनल कैब के बिजनेस मॉडल को रिप्लेस कर सकती है, या फिर अभी भी चांसेस है दोनों बिजनेस मॉडल साइड बाय साइड चल सकते हैं। बट उस चीज को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि टू व्हीलर रेंटल स्टार्टअप क्या होते हैं और टू व्हीलर बाइक टैक्सी स्टार्टअप क्या होते हैं। टू व्हीलर बाइक टैक्सी के अंदर आ जाती है रैपिडो, ओला बाइक, उबर मोटो, जबकि टू व्हीलर रेंटल स्टार्टअप के अंदर आ जाती है वोगो और बाउंस। और एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों सेगमेंट आपका 30% तक टाइम सेव करती है और 60% तक कॉस्ट बचाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड टू व्हीलर बाइक टैक्सी को यूज करना एकदम सिंपल है यार। जैसे आप ओला या फिर उबर बुक करते हैं अपनी ऐप के अंदर, वैसे ही आप एक बाइक बुक करेंगे, एक ड्राइवर बाइक को लेके आएगा हेलमेट पहन के, और आपको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा ऑब्वियसली, और फिर वो आपको ड्राइव करके जहां पे आपको ड्रॉप करना है वहां पे ड्रॉप कर देगा आपको, और एक नया बंदा पिक कर लेगा। इसका मतलब एक डाउन साइड ये है कि आप सिर्फ अकेले ट्रेवल कर सकते हैं बाइक के ऊपर। अगर आपके साथ कोई पार्टनर है, आपका दोस्त है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, तो दो अलग अलग बाइक बुक करने पड़ेंगे, जो कि ठीक नहीं है। जबकि अगर आपको टू व्हीलर रेंटल बुकिंग करनी हो तो आप नियर बाई पिकअप पॉइंट पे जाएंगे, वहां पे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, फटाफट ओटीपी डालेंगे क्योंकि इसमें कोई चाबी नहीं होती, और फटाफट अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपकी ऐप के अंदर स्कैन पहले से होके रहता है, तो आप फटाफट उसको पिक करके अपना दोस्त या फिर अपने पार्टनर को साथ में लेके घूम सकते हैं। वो आवरली चार्जेस होते हैं टू व्हीलर रेंटल बुकिंग के अंदर। टू व्हीलर रेंटल स्पेस के अंदर बाउंस एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई पिकअप पॉइंट या फिर ड्रॉप लोकेशन नहीं है। ऐप के अंदर जहां पर आपको बाउंस खड़ी हुई दिखे वहां से उठा लो और जहां मन करे छोड़ दो। तो भाई ये तो हो गया ओवरव्यू। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि बाइक टैक्सी स्टार्टअप के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स की, क्योंकि हर एडवांटेज के साथ साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आनी है। और अगर सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट एफिशिएंट है और आपका टाइम सेव हो रहा है। जैसे कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया कि आपका 30% तक टाइम सेव हो जाएगा और 60% तक बाइक रेंटल स्टार्टअप या फिर बाइक टैक्सी आपका कॉस्ट एफिशिएंट है। इसका मतलब कि आप काफी सस्ते में और काफी अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है अकेले। साथ में अगर कोई होगा तुम्हारे तो फिर क्या भी करनी पड़ेगी। एंड दूसरा एडवांटेज आ जाता है कोलैबोरेशन का। रिसेंटली रैपिडो ने पार्टनर किया है स्विगी के साथ और ई फार्मेसी कंपनी के साथ, ताकि जो टू व्हीलर रेंटल स्टार्टअप है या फिर टू व्हीलर जो बाइक टैक्सी सर्विस है उसके थ्रू स्विगी के खाने और ई फार्मेसी के प्रोडक्ट घर पे डिलीवर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई टू व्हीलर बाइक टैक्सी बुक की किसी जगह पे और वहां पर वो बाइक टैक्सी वाला आया आपके पास और उसके हाथ में कोई छोटा सा पार्सल है जिसमें मेडिसिन वगैरह है, और पहले वो आपको ड्रॉप करे और फिर मेडिसिन को ड्रॉप करे, तो एक तीर से दो निशाने, बट दोनों निशाने लगने चाहिए सही जगह पे, नहीं तो फायदा नहीं है। और इसके अलावा बेक्सी नाम की एक बाइक टैक्सी कंपनी है जिन्होंने मदर डेयरी और पतंजलि के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि वो सेम लेवल पे उनके प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए डोर टू डोर, और उसके साथ साथ उसके पैसेंजर वगैरह भी इधर उधर ट्रैवल कर सकें। तो कोशिश तो दोनों की लगी हुई है काफी अच्छे अच्छे काम करने के लिए, बट लेट्स सी क्या होता है। और जो तीसरा एडवांटेज आ जाता है वो कंपनी के फेवर में नहीं है बट कंज्यूमर के फेवर में है और गवर्नमेंट के फेवर में है, वो आ जाता है पोल्यूशन का। ऑब्वियसली टू व्हीलर बाइक टैक्सी और टू व्हीलर रेंटल जो कंपनी है उनके जो स्कूटर है वो थोड़ा सा कम पोल्यूशन करते हैं कंपेयर विद कार, और ये कुछ हद तक आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि भाई साहब दिल्ली में सर्वाइव करना मुश्किल हो रखा है आजकल। तो ये तो बात हो गई एडवांटेजेस की। अभी कुछ प्रॉब्लम भी फेस कर रही है बाइक टैक्सी स्टार्टअप, अभी उसके बारे में थोड़ा बात कर ले। तो भाई पहला डिसएडवांटेज आ जाता है टाइट रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने टू व्हीलर के कमर्शियल यूज के लिए या तो प्रॉपर रेगुलेशन नहीं बनाए हुए या फिर बैन किया हुआ है, जो कि ना स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए ठीक है और ना ही कस्टमर के लिए ठीक है, और इन्वेस्टर के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। स्टेट्स का मानना है कि सेक्शन 53(1)(b) मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने टू व्हीलर को किसी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं या फिर हायरिंग के लिए देते हैं तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। और इसमें काफी स्टेट्स ने कोई अमेंडमेंट नहीं किए हैं, और किए हैं तो वो सिर्फ स्कूटीज को अलाउ करते हैं, बाइक को अलाउ नहीं करते हैं रेंट पे देने के लिए, जो कि मुझे लगता है ठीक नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है नंबर प्लेट का। कमर्शियल व्हीकल जैसे हमारी अगर कोई कार है और वो अगर कमर्शियली यूज हो रही है तो उसकी जो नंबर प्लेट है वो येलो कलर की होती है और पर्सनल कार की नंबर प्लेट व्हाइट कलर की होती है, जबकि बाइक और स्कूटी के केस में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों की नंबर प्लेट व्हाइट कलर की मिलती है।
तो सवाल आता है कि क्या नंबर प्लेट को चेंज करना चाहिए या फिर टू व्हीलर के केस में ये व्हाइट रहे तो अच्छा है। तो ये प्रॉब्लम भी काफी गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है और प्लान कर रही है कि क्या नंबर प्लेट को भी चेंज किया जाए टू व्हीलर के केस में या फिर सेम रखा जाए। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फील होती है वो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। अगर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने टाइट रहेंगे, वो कंप्लायंसेस ढीले नहीं करेंगे और इतने सारे कमर्शियल व्हीकल के लिए वो डिफरेंट एस्पेक्ट निकालेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी को नुकसान तो होगा ही। और इसी चक्कर में इन्वेस्टर उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि इन टू व्हीलर बाइक टैक्सी और रेंटल स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, बट स्टिल उन्हें लगता है कि ये जो स्पेस है वो काफी ग्रोइंग है और शायद कुछ अच्छा आउटपुट लाके दे सकता है उनको इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट। तो ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की कि टू व्हीलर बाइक टैक्सी और टू व्हीलर रेंटल स्टार्टअप कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अभी हम लोग वीडियो को कंक्लूड करते हैं और इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या टू व्हीलर बाइक टैक्सी या फिर रेंटल स्टार्टअप ट्रेडिशनल कैब के बिजनेस मॉडल को रिप्लेस कर सकते हैं। और इस चीज को समझने के लिए हम लोग थोड़े से फैक्ट यूज करते हैं। तो इंडिया के अंदर लगभग 20 करोड़ के आसपास व्हीकल हैं और 20 करोड़ व्हीकल में से 75% व्हीकल सिर्फ टू व्हीलर है और सिर्फ 5 करोड़ अदर व्हीकल है, जैसे आपकी नॉर्मल कार, आपका पैसेंजर व्हीकल, बस, ट्रक, नॉर्मल आपका कैब। इसका मतलब कि बहुत सारे टू व्हीलर ऐसे हैं जो या तो घर पे फ्री खड़े रहते हैं या फिर उनको रेंट पे दे सकता है ओनर अगर काफी कंपनी उनको अप्रोच करे तो। विच मींस कि इस स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अगर इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए। और रैपिडो का कैंपेन चल रहा था जिसमें आप पार्ट टाइम रैपिडो ड्राइव करके, फॉर एग्जांपल अगर आप मॉर्निंग में 8 से 4 जॉब करते हैं और अगर 4 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं तो आप 4 से लेकर रात को 8 या 9 बजे तक रैपिडो ड्राइव कर सकते हैं और काफी अच्छा कमीशन वहां से आप कमा सकते हैं। इसका मतलब कि 75% व्हीकल जो है इंडिया में वो कुछ ना कुछ टाइम के लिए वैकेंट रहते हैं और उस सिचुएशन में उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। और इस फील्ड के अंदर पर्सनली मुझे लगता है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। बट जब रिप्लेस करने की बात आती है तो टू व्हीलर बाइक टैक्सी पे आप अकेले ट्रैवल कर सकते हैं और अगर आप अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने दोस्त के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसका मतलब कि कैब का जो बिजनेस मॉडल है वो स्टिल कंटिन्यू रहेगा, बट ओला एंड उबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी इस मार्केट को आइडेंटिफाई किया और इसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए आप देख सकते हैं अपनी ऐप के अंदर ओला बाइक या फिर उबर मोटो जैसी फैसिलिटी शुरू हो गई है जिसमें ओला एक्सपेंड कर रहा है टू व्हीलर स्पेस के अंदर, इवन उबर भी एक्सपेंड कर रहा है टू व्हीलर बाइक टैक्सी और रेंटल स्टार्टअप के अंदर, काफी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, काफी कंपनीज को तो इन्होंने एक्वायर भी कर लिया है, विच इज ग्रेट। इन शॉर्ट अगर आपको ओला ऐप के अंदर ओला बाइक और ओला कैब दिखाई दे और अगर आप अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो कैनिबलाइजेशन थोड़ा बहुत हो सकता है। इसका मतलब कि आप कैब बुक करने की जगह आप बाइक बुक करना शुरू कर दें ओला ऐप के अंदर तो वो कैनिबलाइजेशन पॉसिबल है। बट अगर ओला खुद ये सर्विस नहीं निकालेगा तो ऑब्वियसली कस्टमर दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो मार्केट के अंदर नया पोटेंशियल था इसको समझ रखा है ओला और उबर ने और ऑलरेडी उन दोनों ने अपना टू व्हीलर स्पेस के अंदर एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है, बोथ बाइक टैक्सी और रेंटल स्टार्टअप के अंदर। तो यार आई होप ओला एंड उबर भी इस टू व्हीलर रेंटल स्पेस और बाइक टैक्सी के अंदर काफी अच्छे तरीके से एक्सपेंड करेंगे रैपिडो की तरह और शायद सक्सेसफुल भी हो जाएं अपने बाइक टैक्सी के साथ। और हाँ यार, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि व्हाई टेस्ला इज नॉट इन इंडिया, और अगर टेस्ला इंडिया में आ जाता, आइडिया आ गया होगा आपको बराबर। जो ऑब्जेक्टिव है समझाने का, नया एक बिजनेस थॉट बराबर, टू व्हीलर टैक्सी कैब समझ में आया होगा। टॉपिक इस पे है टू व्हीलर टैक्सी कैब, राइट। इंडिया में कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से वो चल सकता है, जैसे आपने देखा ना कि अभी बोला ओला और उबेर ने ऑलरेडी जो अपने ऐप के अंदर ये फीचर जो है वो ऐड ऑन कर दिया है और मार्केट में भी आप देखोगे ना अपने वडोदरा में भी दिखते हैं। मैंने तो बहुत सारी जगह पे देखा है ओला के ऐसा टू व्हीलर हेलमेट पहन के जाते हुए बराबर। अब आप देखोगे तो इसके ना सक्सेस होने के चांसेस सबसे पहले बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ऑब्वियसली सबसे मेन चीज क्या है, वो है फेयर चार्जेस। सबसे मेन चीज वही है। आज एक बंदा अगर सिंगल हैंडेडली अगर ट्रैवल करने जा रहा है और उसको कैब बुक करनी पड़े तो उसके लिए काफी महंगा हो जाता है, राइट। आप देखोगे तो मेरे कुछ कजिन्स है जो बॉम्बे में है, वो लोग है ना मतलब ऑफिस जाते हैं। अब बॉम्बे में तो आपको पता है कि खुद का व्हीकल मतलब लेके जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बराबर है। और कभी कभी ट्रेन में धक्के खाना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो हमेशा है ना क्या करता है पता है, रोज सुबह जब ऑफिस के लिए जाते हैं तो या तो वो रिक्शा करता है या तो फिर वो कैब करता है, रिक्शा या तो कैब। अब आप सोचो, आपको तो पता होगा ना रिक्शा और कैब जब मतलब वो सर्विस दे रहा है तो मिनिमम चार्जेस उसके कुछ होते हैं।
आपने देखा होगा मीटर डाउन करता है ना, 18 रुपए से चालू हो जाता है, देखा होगा आपने कभी अगर ट्रैवल किया होगा तो दैट इज अ फिक्स रेंट जो आपको पे करना पड़ेगा, फिर किलोमीटर्स के हिसाब से फिर वो मीटर घूमता है, बराबर। लेकिन अगर आप सिंगल जा रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि मतलब मैं इतना सारा अमाउंट पे करने के लिए रेडी नहीं हूँ, प्लस सबसे मेन चीज ये भी है टाइम पे पहुंचना है। आज आप कितनी बार नहीं ओला कैब बुक करते हो, लेकिन अगर मान लो ऐसे मेट्रो सिटी में अगर आप ट्रैवल करोगे और उसमें ट्रैफिक ऊपर से 4 व्हीलर, तो पता नहीं आप मतलब नहीं पैसा देकर भी बंदा जो है टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है। उससे अच्छा वही 2 व्हीलर इंडिया में तो आपको पता ही है, जिग जैग जूम, है ना, इंडिया में तो पता ही आपको कि मतलब 2 व्हीलर जो है वो 4 व्हीलर का भी बाप है ऐसा, भले वो 4 व्हीलर में बैठा बंदा है लेकिन 2 व्हीलर जो है उसके आगे निकल सकता है। इंडिया में रेस लगाए तो, इंडियन के रोड्स पे रेस लगाए तो, बराबर है, ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। अब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर को मैं आपको मतलब जो है ना एक मतलब जो एक सजेशन देना चाहता हूँ कि फ्यूचर में आपको पता है ये जो मॉडल है ना वो हम सब लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिट है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे पता है आपको? मतलब अगर मान लो आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आप कहाँ सेविंग, आप इसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे? फ्यूचर में 1 लाख रुपए होंगे आपके पास, कहाँ इन्वेस्ट करोगे आप? कहाँ डालेंगे 1 लाख रुपए? अब बस कहाँ डालेंगे पैसे 1 लाख रुपए? सर कोई बिजनेस में डाल सकते हैं या उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं किस में डाल सकते हैं? सॉरी सर बिजनेस में डाल सकते हैं या बिजनेस में डाल सकते हैं। कोई बिजनेस चालू कर रहा है तो ठीक है उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर हो जाएगा वापस। बिजनेस है तो ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर तो रहेगा ही, बराबर है, क्योंकि आप एक नए बिजनेस में पैसे लगा रहे हो। एग्जिस्टिंग में अगर आपको 1 लाख रुपए में कोई पार्टनर बना लेता है तो प्लीज जल्दी बन जाओ, है कि नहीं, बराबर। कहाँ डालेंगे मोक्ष 1 लाख रुपया? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बहुत मार्केट में चलते रहता है, बराबर है, सही है। शेयर्स, स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रहा है, अभी पता है शेयर बाजार बढ़ते जा रहे हैं, और आप ऊपर से आपको पता होगा इलेक्शन चलते जा रहे हैं तो भाई स्टॉक मार्केट भी ऊपर बढ़ते जा रहा है। और सेम वे मार्केट में बहुत सारे दूसरे डिजिटल सिक्योरिटीज भी आ चुके हैं इंडिया में, जो लिमिटेड एप्लीकेशन जो है वो सेल करता है, तो उसका नॉलेज हो तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बराबर। और ઇન્વેસ્ટ કરીશું થોડા પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરીશું કદાચ રિસ્ક ફેક્ટર આવે તો યુઝ થઈ શકે. પણ કયા એજ આપણે અત્યારે ડિસ્કસ કરવાનું છે કે પૈસા ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરીશું? એટલે બેંક્સમાં કે એવી बैंक રીતે. में अच्छा देखो ये है ना, सबसे पहले आपको बीइंग इनटू कॉमर्स वर्ल्ड आपको ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे को है ना ये ऐसा लगता है कि भाई सर आपने एफडी मूकी देवानी, 1 लाख रुपए नहीं एफडी मूकी देवानी। क्यों एफडी नहीं रखने की? आरुषि मना कर रही है। आरुषि एफडी केम नहीं मूकवानी? सर गंदी થઈ જાય સર। ના સર मतलब જ્યારે જરૂર પડે ને ત્યારે તમારા જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ હોય એ ટાઈમે જે એક્ઝિસ્ટિંગ ધારો કે વધારે ચાલતું હોય તો એ કટ કરીને તમને આપે, मतलब એનો मतलब શું, તમે 1 લાખ રૂપીસ રાખ્યા છે અને તમને 6 મંથ્સમાં જરૂર પડી તો you will not get full 6 lakhs rupees on that time. लेकिन They वो will reduce some money. लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही तो लॉन्ग टर्म है ना, एफडी फिक्स डिपॉजिट फिक्स रखना है मुझे, बराबर, फिर ताकि उसके मुझे बाद फिर लॉन्ग टर्म में उसका ब्याज मिलते रहे। लेकिन फिर भी मैम आपको मना कर रहा हूँ कि एफडी मत रखो। क्यों ऐसा? वो चीज ही क्या काम की जो हमको मतलब अगर इमरजेंसी के टाइम पे काम ना लगे, मतलब इट नहीं इज फॉर मतलब लॉन्ग टर्म। सी तो एक दो चीज है, सी एक होता है लिक्विड फंड इन्वेस्टमेंट और एक होता है नॉन लिक्विड इन्वेस्टमेंट। तो एफडी जो है वो पहले से ही पता है कि नॉन लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, मतलब विच कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू, इसलिए तो उसमें रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। वो मिल रहे हैं पर आया ना अकॉर्डिंग टू समझ मी में? एफडी तो तो वो नहीं। ये तो क्या है, मतलब ये एफडी में लोग ज्यादातर कब रखते हैं कि मान लो कि तारी પાસે બેંકમાં પણ 2 લાખ રૂપિયા પડ્યા હોય જે તને ઇમરજન્સીમાં કામ લાગશે, અને એના ઉપર જે 1 લાખ રૂપિયો છે એ તું એફડી મૂકવાનું વિચારે છે, તો હું આજે ઇમરજન્સી વાળા પૈસા છે ને એની ઉપરની વાત કરું છું, કેમ કે ઇમરજન્સી वाला तो ना अड़काए ना। नहीं एक तो ना आपको रहता। आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे मेरे बैंक में मिनिमम कितने पैसे चाहिए। अब किसी के हिसाब से 50,000 हो सकते हैं, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, बराबर है। लेकिन मैं यहाँ पे बात वही कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा जो आपके पास है सेविंग्स, कुछ आपने पिछले 5 साल 10 साल में जो सेविंग्स किया वो 1 लाख रुपए जो बच गया
वो एफडी में क्यों नहीं डालने का? ध्यान से सुनना, आगे कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी आपको आएगा ही, लेकिन ये टॉपिक आया तो बात कर लेता हूँ ये, बराबर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, इसलिए क्योंकि एफडी आपको रिटर्न देगा कितना? 5 to 6%, बराबर। ईयर के एंड में आपको 5 to 6% आपको रिटर्न दे रहा है, बराबर। 1 लाख रुपए आज आपने इन्वेस्ट किए, बराबर, 1 साल के बाद उसके ऊपर आपको कितना मिल रहा है? खाली 5%, खाली 5%। वो 1 साल के बाद इन्फ्लेशन रेट कितना है? महंगाई इंडिया में महंगाई जो है ना, वो ऑन एन एवरेज 7 to 8% चल रहा है, समझ में आया? तो मतलब आपको वो 1 लाख के ऊपर आपको जो 5,000 रुपए जो मिल रहे हैं ना, 5,000 रुपए, उसकी 1 साल बाद वैल्यू कितनी होगी? 5,000 की 500 रुपया। समझ में आ रहा है? बराबर। अबे फॉर एग्जांपल कुछ बैंक वाले ऐसा बोलते हैं कि आप है ना एफडी रखोगे ना, 12 साल में पैसे डबल हो जाते हैं, 12 साल में पैसे डबल। समझ में? 1 लाख रुपए अगर आपने रखे, वो 12 साल के बाद कितने हो जाएंगे? 2 लाख। लेकिन फिर सवाल ये है ना, 12 साल के बाद वो एडिशनल 1 लाख की कीमत 1 लाख होने वाली है, वो 1 लाख की कीमत कितनी होगी? साला 10,000 भी नहीं होगी। खबर पड़ी? तो आपको ये भी तो देखने का कि फ्यूचर का इन्फ्लेशन रेट नहीं आता। એવું થયું ને કે સપોઝ આરુષि ने मेरे पास से 5,000 रुपए लिए और आरुषि ने क्या बोला? सर तुमने 5 वर्ष पहले 5,000 આપી દઈશ। अब 5 साल बाद वो 5,000 की कीमत मतलब 500 के बराबर होगी। पता चला आपको? बराबर है। तो इसलिए वो जो रिटर्न्स मिलता है ना, वो तो इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा ही होना चाहिए, तो ही तो मतलब है। तो इसलिए फ्यूचर में एक और इन्वेस्टमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। ये जो सारी कंपनीज है ना, ये रैपिडो, ओला, उबेर, શું કરવાનું? 2 व्हीलर લઈ લેવાનું, 2 व्हीलर ખરીદી લેવાનું અને આ લોકોને રેન્ટ પર આપી દેવાનું। मेरे सोसाइटी में ऐसे एक अंकल है जिन्होंने तो अलग लेवल पे सोचा, चलो अपना तो दिमाग भी नहीं चलता, उन्होंने ना क्या पता है, अभी मतलब 6 महीने पहले उन्होंने वैगनआर खरीदी, उन्होंने वैगनआर खरीदी। अब मैं सोचू ऑलरेडी 2 कार लेके बैठे, चलो वैगनआर क्यों? फिर बाद में पता चला वो वैगनआर तो उन्होंने ओला वाले को दे दिए। कार किसकी है? अंकल की है, ओनरशिप तो अंकल की रहती है। આવું આપડા તો વિચાર આતું જ नहीं यार, આવી बुद्धि तो चलती જ नहीं આપડી। समझ में आ रहे हैं? बड़े लेवल पे सोच रहे हैं सब, साला नहीं असेट भी अपना रहे, बराबर, लेकिन खाली यूज किसी और को करने के लिए दिए, और बैठे बैठे जो भी मतलब, अब ट्रैवलिंग तो चलते ही रहते, आपको पता ही है, टू एंड फ्रो, वडोदरा अहमदाबाद, वडोदरा अहमदाबाद, अहमदाबाद अहमदाबाद, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, है ना, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। चलो रोज का कितना अर्निंग होता होगा उनका, उसमें से आपको अगर नॉमिनल 20-30% भी देते हैं तो क्या बुरा है? समझ में आया? तो ये भी एक फ्यूचर का एक बहुत मस्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। व्हीकल्स खरीद लो और उसको रेंट पे दे दो, ट्रैवलिंग एजेंसी वाले को दे देने का। लोग ऐसा करते हैं, मतलब बस में इन्वेस्ट करते हैं, बस खरीदते અને ટ્રાવેલ્સ વાળાને છે ને આપી દે ભાડા પર कि आप घुमाओ इसको, असेट मेरा, सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे, बराबर, लेकिन इसको आप यूज करो, जितना भी आपका डेली अर्निंग होगा उसका 1% मुझे दे देने का, क्या बुरा है? और क्या नहीं लगता इसमें जो रिटर्न्स होंगे वो आपके वो 5% से तो ज्यादा ही होंगे। આપણે માઉન્ટ આબુમાં પણ આ વ્હીકલ્સ રેન્ટ પર મળે છે, એટલે એમને પેટ્રોલના ચાર્जेस ને બધું ફૂલ કરાવી દે, પછી આપણે પેમેન્ટ એમને આપી દેવાનું। परफेक्ट परफेक्ट, ऐसा चल ही रहा है ना मार्केट में, तो ऐसा ही है, तो आप कर सकते हो ऐसा। और इसमें आप ये भी कैलकुलेट कर लो, ओवरऑल डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो आपको जो है वो फायदा ही दिखेगा। अब 2 व्हीलर में तो कहाँ इतना डेप्रिसिएशन आता ही है ना, टाइम लगेगा ना, एटलीस्ट आपका मतलब 10 साल तो आराम से निकल ही जाएगा, तो 10 साल में आप पैसे नहीं कमा लोगे उतने, सर में। और उसका भी फिर आप बाद में अगर मान लो स्क्रैप में भी निकाल दे हो तो वो भी आपको पैसा मिलेगा, तो काफी एक अच्छा बेसिकली मतलब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। और प्लस मेन चीज वही देखा ना, हर घर में आप देखोगे तो नहीं ऐसा, वो उसने जो बोला वीडियो में कि 1-2 व्हीकल तो ऐसे ही स्पेयर में आपके घर पे पड़े हुए, और कितनी बार तो वो सड़ जाते हैं बाद में, पता है, आपकी पुरानी साइकिल। और आजकल तो देखो साइकिल की भी डिमांड, दे दो मार्केट में साइकिल ऑन रेंट,
साइकिल ऑन रेंट कंसेप्ट है, पता है अहमदाबाद में चल रहा है बहुत सारा, चला काकरिया वहां पे चलता है बहुत सारा साइकिल ऑन रेंट। 100 रुपया 100 रुपया 2 घंटे घुमाओ, है ना। तो तुम्हारी वो साइकिल जो पुरानी मतलब ट्यूब फट गई है, टायर बाहर आ चुके हैं, दे दो ना। उससे अच्छा फेंक देना, कुछ भी ना मिले उससे अच्छा नहीं कोई और चलाए और उससे पैसे भी कमाए। मतलब जब तक आप चला रहे हो चलाओ, लेकिन जिस दिन आपका मन उठ गया कि बस अब हमारा साइकिल नहीं चला रही, मार्केट में उसको क्या करो, रेंट पे दे दो। रेंट पे मतलब ओनरशिप आपका ही रहे, टोटली बेचने का नहीं। क्योंकि टोटली बेचते हो तो क्या वन टाइम अमाउंट आता है, वो भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं आता है क्योंकि सेकंड हैंड हो जाता है। लेकिन वो रेंट ऑप्शन वाला, तो ये देखो नया मार्केट में अपने को सीखने को मिला, मतलब एक नया बिजनेस जोन, एक नया सेगमेंट कि भाई असेट ऑन रेंट, बराबर है। तो ये भी हम देख सकते हैं, ये भी एक नया कुछ देखा। एक और वीडियो, छोटा सा एक और वीडियो है जो अगेन ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी कुछ स्ट्रैटेजी लेके आ रहा है। रुको दिखाते हैं आपको। दोस्तों आज मैं आप सभी को चलो ध्यान से देखना, एक और वीडियो है, फिर इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसमें तो पहले वाले से भी ज्यादा काफी नई नई स्ट्रेटेजी आप सुनोगे। एक ऐसे रीसेलिंग बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं जो 30,000 रुपए से शुरू होकर आज मंथली 20 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स में से एक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया, आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बेवकूफ.com के ऊपर कंप्लीट केस स्टडी कवर करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी, क्या क्या उनकी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज थी, जिनको यूज करके आप भी अपने खुद का सेम उसी टाइप का एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं और छोटे लेवल से बेसिकली उसी फुटप्रिंट्स पे आप चल के अपने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है ना कि केस स्टडी खाली अगर मैं आपको बता दूं तो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा उस चीज का। अगर मैं केस स्टडी के साथ आपको ये भी बताऊं कि आप भी कैसे उस केस स्टडी से स्ट्रेटेजीज वगैरह उठा के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कुछ डेमो दूं, तो शायद आप सभी के लिए वो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वीडियो का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को कंपनी के बारे में बताऊंगा, कंपनी का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं आपको उनका बिजनेस मॉडल बताऊंगा कि क्या उनका बिजनेस मॉडल है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या उनकी मेन हम जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको उनके फ्यूचर प्लान्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कि क्या वो फ्यूचर में करने वाले हैं, किस डायरेक्शन को अपने बिजनेस पे ले जा रहे हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उनके स्टार्टअप से जो उनकी लर्निंग है, उनकी स्ट्रेटेजीज है, उनसे हम क्या क्या चीजें लेके अपने खुद के बिजनेस में डाल सकते हैं, अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सिमिलर लाइन पे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को कंपनी के बारे में बता दूं, ये जो कंपनी है बेवकूफ.com, ये 2012 में रजिस्टर्ड हुई थी। 2012 से अभी तक के हो गए लगभग 8 साल कंपनी को। कंपनी के जो दो फाउंडर्स है, एक है प्रभकिरण सिंह और दूसरे हैं सिद्धार्थ मुनोत। ये दोनों आईआईटी में थे और कॉलेज के टाइम से दोनों का एंटरप्रेन्योरशिप का काफी ज्यादा शौक था। उस समय ये डोमेन रीसेलिंग करते थे। मैंने शुरू में बताया ये रीसेलिंग बिजनेस से शुरू हुए हैं, मतलब ये सबसे पहले डोमेन रीसेलिंग करते थे। अब डोमेन रीसेलिंग क्या होती है वही बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डोमेन होती है ना, वेबसाइट का नाम, उसको लेके रख लेते हैं बहुत सस्ते में, 200-300 रुपए में लेके, और उसको जब कभी डिमांड आती है तो उसको बहुत हाई रेट में बेचते हैं। तो पहले 2010, 11, 12 में काफी लोग डोमेन रीसेलिंग करते थे और काफी पैसा कमाते थे। अभी उसको उतना ज्यादा स्कोप नहीं है। तो इन्होंने 2010 में एक डोमेन लेके रखा था अपने पास बेवकूफ.com का। बीच में तो उन्होंने काफी सारे बिजनेसेस वगैरह किए, लस्सी उस्सी का बिजनेस किया और कॉलेज फेस्ट में टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस किया, तो उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया टी शर्ट प्रिंटिंग वाले बिजनेस में। तो फिर उन्होंने सोचा कि कॉलेज के बाद कि हम इसी की एक ब्रांड क्रिएट करेंगे, और बेसिकली आइडिया ये था जो भी डायलॉग्स ट्रेंड में होते हैं उस चीज को ये लाइफस्टाइल फैशन में प्रिंट करके देंगे और टी शर्ट्स में प्रिंट करके बेचेंगे। काफी सिंपल सा इनका मॉडल था और जैसे ही इन्होंने लॉन्च किया इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। अभी तक के इन्होंने 84 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग जो है इन्होंने रेज कर ली है।
तो काफी बड़ा स्टार्टअप बन चुका है, जहां Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो खुद ही प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां बेवकूफ.com आज की डेट में प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। तो आइए समझते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो इनका डे वन से बिजनेस मॉडल एक ही था कि जो भी ट्रेंडिंग कोटेशंस वगैरह होते हैं उनको इनको लाइफस्टाइल में लाना है, फैशन में लाना है। ट्रेंड बहुत जल्दी बदलता है, जो भी चीज नई ट्रेंड में आ रही है लोगों को वो चीज ट्रेंड में चाहिए, और दोनों चीज एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, ट्रेंड और फैशन। तो इंडिया में ट्रेंड बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, लोग बहुत जल्दी जल्दी आज की डेट में आप देख लो, हर दूसरे दिन कोई नया मीम ट्रेंड होना शुरू हो जाता है, हर दूसरे दिन कोई नई चीज आनी शुरू हो जाती है। अभी नहीं पता क्या विनोद विनोद करके आ गया, थोड़े समय में आप देखोगे कि विनोद के नाम से टी शर्ट भी आना शुरू हो जाएगी। तो यही इनका कॉन्सेप्ट था कि भाई जो भी चीज ट्रेंड हो रही है उसको आप फैशन में लेके आओ, तो वो टी शर्ट को भी या उस टाइप की जो अपीयरेंस है उनको भी वो खरीदेंगे, उसमें भी वो इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंड चीज थी कि ये प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते थे, खुद ही मैन्युफैक्चर करते थे, तो ज्यादा इनको पैसा नहीं लगता था। अपने खुद ही टी शर्ट प्रिंटिंग में कितना कॉस्ट आता है, बहुत कम कॉस्ट आता है, आगे वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि कितना कॉस्ट लगेगा। उसके आगे क्योंकि ये ट्रेंड में काम कर रहे थे और फनी चीजों में, ह्यूमरस चीजों में काम कर रहे थे, इस डोमेन पे काम कर रहे थे, तो इनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत अच्छा तरीका था, बहुत अच्छा जरिया था। इनफैक्ट सेलिंग शुरू करने से पहले ही ये अपने खुद का सोशल मीडिया बेस बनाना शुरू कर दिए थे, जो मैं आप सभी को बोलता हूँ कि अपना पहले एक बेस बनाओ, कस्टमर बेस बनाओ, उसके बाद सेलिंग करना शुरू करो। इन्होंने पहले ही एक अपना मीम पेज बना लिया था, उसमें कंटिन्यूस मीम डालते रहते थे और वो पेज ग्रो हुआ। उसके बाद ये बेसिकली कस्टमाइजेशन और अपीयरेंस और प्रोडक्ट सेलिंग पे उतरे। उसके बाद इन्होंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च किया, और जैसे ही इनका कंटेंट मार्केट में आने लगा, फेसबुक उस समय ज्यादा चलता था इंस्टाग्राम से, जैसे ही उनका कंटेंट फेसबुक में आया बहुत सारे लोगों ने लाइक किया। लगभग 3 महीने में इनके पास 75,000 से ज्यादा फेसबुक में बेसिकली लाइक्स और फॉलोइंग्स हो गई थी। एंड उसके बाद इन्होंने कभी इनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग है वो कभी नहीं रुकी, और उनके सक्सेस का भी कारण ये है कि उनकी जो सोशल मीडिया है वहां से उनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक डायरेक्टली उनकी वेबसाइट में आती है। आज आप देखोगे तो इनको पर मंथ 5 लाख से ज्यादा ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पे आती है। ये 90 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स की शिपिंग करते हैं। 17 लाख से ज्यादा इनका ओवरऑल फैन बेस है, और 10 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम पे इनके फॉलोअर्स है। और यही नहीं, 3,000 से ज्यादा इनके पास टी शर्ट के स्टाइल्स है जो ये अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। और इनकी स्टार्टअप की जो मेरे को सबसे खास बात लगती है वो ये है, क्योंकि इनका जो स्टार्टअप है ये बहुत बॉलीवुड से बहुत कनेक्टेड है। जो नई मूवीज आती है, जो ट्रेंड में आती है, जो नए डायलॉग्स लेके आती है, ये उनके साथ बेसिकली उनके ऑफिशियल मर्चेंडाइज एज अ पार्टनर बन जाते हैं। तो आप देखिएगा बेवकूफ.com है, वो टी सीरीज, वायाकॉम, यशराज फिल्म्स, एक्सेल एंटरटेनमेंट्स, ऐसे बहुत सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का ऑफिशियल मर्चेंडाइज पार्टनर बन चुका है। तो अब मेन चीज में आते हैं, इनकी ग्रोथ एनालिसिस करते हैं कि आखिर इन्होंने क्या ऐसी चीज अपने स्टार्टअप में की जिससे इनको इतनी जल्दी ग्रोथ मिली और इतनी जल्दी ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई। ऐसे 7 पैरामीटर्स थे जिनकी वजह से इनकी कंपनी है वो इतनी जल्दी ग्रो हुई। वो 7 पैरामीटर्स आप भी अपने बिजनेस पे ला सकते हैं और इनके जैसे 15 से 20% हर महीने ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, बेवकूफ.com 15 से 20% हर महीने ग्रो हो रही है कंटिन्यूसली। तो दोस्तों, जो पहला पैरामीटर है वो है इनका क्विकी और अट्रैक्टिव बिजनेस नेम बेवकूफ.com। एक बार जो बंदा पढ़ लेता है ना इनका नाम, वो हमेशा इनके नाम को याद रखने लग जाता है। इंडिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो टी शर्ट प्रिंट करके बेचते हैं, लेकिन आप देखिएगा लोगों के नाम याद नहीं रहते हमें। अब बेवकूफ.com एक नाम ही ऐसा है कि ज्यादातर जो इंडिया में लोग हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स है, वो एक बार अगर उस नाम को देख ले तो हमेशा लाइफ में उस नाम को याद रखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके कारण लोग बार बार इनकी वेबसाइट पे आते थे। जो भी एक बार आता था, इनका नाम दिखता था, वो इतना ह्यूमरस है इनका नाम कि उस नाम के कारण ये आधे उस चीज के कारण फेमस हो गए। सेकंड सबसे बड़ी चीज है इनकी वायरल सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन। इन्होंने बहुत स्मार्टली ये गेम खेला है। ये चीज आप समझिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत तगड़ी है, बहुत ज्यादा तगड़ी है। डे 1 से ये जो है, ये आप आज भी इनके इंस्टाग्राम पे चले जाइए, आपको कोई भी प्रोडक्ट का कंटेंट नहीं दिखेगा। हम में से बहुत सारे रीसेलर्स हैं, हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस जो है सिर्फ वही पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे। ये डे 1 से ऐसे कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा फैमिलियर लगे, लोगों को बहुत ज्यादा कनेक्टेड लगे कि हाँ यार ये चीज तो मेरे साथ हो चुकी है। अब इनके पेज में जाओ, आपको बहुत अच्छे मीम्स मिलेंगे। इनके पेज में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिलेटेबल कंटेंट मिलेगा, और ये इनके डे 1 से कंटेंट स्ट्रेटेजी रही है। डे 1 से इनका बहुत सॉलिड तगड़ा सोशल मीडिया में प्रेजेंस रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम देख लो, चाहे वो फेसबुक देख लो, और अभी अभी तो ये यूट्यूब में भी आ रहे हैं। तो ये बेसिकली इनकी स्ट्रेटेजी है, जिनके कारण जो कस्टमर बेस है वो इनके सबसे पहले सोशल मीडिया पे आते हैं, और इनको ज्यादा पेड मार्केटिंग में खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि लोग आके इनके कंटेंट पे इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि वो बेसिकली वही जो लोग रहते हैं, इनके फॉलोअर्स रहते हैं, वही इनके कस्टमर बन जाते हैं।
अब एक और चीज है, जो ये बेसिकली जोक्स बनाते हैं या मीम्स बनाते हैं, वही मीम्स ये टी शर्ट पे प्रिंट करके उस चीज को बेच भी देते हैं। तो ये इनके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है कि ओवरऑल जो एंटरटेनमेंट इनका निश है, उससे कहीं ना कहीं इनका जो मार्केटिंग है और जो प्रोडक्ट है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब दोस्तों जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि इनका जो मार्जिन है प्रोडक्ट का, वो काफी हाई है। ऑलमोस्ट देखिए, इनके कोई भी आप प्रोडक्ट देख लीजिए, वो 300 250 300 रुपए के एक टी शर्ट है। अब इसमें आपको क्या लगता है इनका प्रोडक्ट का मार्जिन कितना होगा? हर एक टी शर्ट में ये लगभग 50% से 100% के बीच तो अर्निंग ये करते ही है। 50 से 100% अर्निंग बहुत ज्यादा होती है। एक टी शर्ट बनाने में कितने की लगती होगी आपको क्या लगता है, एक टी शर्ट कितने की आती होगी? एक टी शर्ट को बनाने में लगभग 110-120 रुपए लगता है। ये बेचते हैं उसी टी शर्ट को 250 से 300 रुपए में। तो आप 100% मार्जिन लेके भी चल लो तो होता है 220 रुपए, 240 रुपए, एंड बाकी आप 30-40 रुपए शिपिंग कॉस्ट भी ले लो। तो ये डे वन से ये प्रॉफिटेबल इसलिए क्योंकि यार ये पैसा कमा रहे हैं उस चीज में, अपनी मार्जिन हमेशा हाई करके रखे हैं। बहुत सारे रीसेलर्स हैं 10-20% की मार्जिन में प्रोडक्ट बेच देते हैं, उनको वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते और धीरे से रीसेलिंग बिजनेस करना छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई सस्टेनेबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों चौथी चीज है जो मैं बहुत एडमायर करता हूँ, वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इनका जब स्टार्टअप शुरू हुआ था, जब इंडिया में ऐसे कोई बहुत बड़ा टी शर्ट प्रिंटिंग वाला कोई स्टार्टअप नहीं था, और ऐसी चीज चाहिए थी लोगों को जो कस्टमाइज टी शर्ट प्रिंट करके दे, या फिर इस टाइप की जो ट्रेंडिंग कोटेशंस वगैरह है वो प्रिंट करके दे। उस समय कोई ऐसा स्टार्टअप था नहीं। उस समय सिर्फ ट्रेडिशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, आपका अमेजन हो गया, और कुछ कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वगैरह थे। बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो आपको इस टाइप का कस्टमाइजेशन, इस टाइप के जो ट्रेंड्स है उनको आपको तुरंत लाके दे और कंटिन्यूसली ट्रेंड अपडेट करे। और दोस्तों पांचवा बड़ा पॉइंट है कि इन्होंने इतनी जल्दी ग्रोथ की, वो ये है कि इन्होंने फर्स्ट सोशल कॉमर्स से अपना बिजनेस शुरू किया और फिर वो ई कॉमर्स में शिफ्ट हुए। बहुत सारे स्टार्टअप ओनर्स होते हैं, वो पहले ई कॉमर्स में जंप करते हैं कि हमको खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, हम फेमस हो जाएंगे, और फिर उसके बाद वो बेसिकली उनकी कोई वेबसाइट वगैरह चलती नहीं, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है उसको मार्केटिंग करने के लिए, उससे सेल्स लाने के लिए। तो इन्होंने बहुत स्मार्टली गेम खेला, ये सोशल कॉमर्स में डील किया, व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट सेल किया, अपनी अभी ई कॉमर्स वेबसाइट लेके आए हैं, और इन फ्यूचर में भी इनका प्लान ये ही है कि ये वापस व्हाट्सएप में जाएंगे। आगे आपको बताता हूँ कैसे। फिर दोस्तों सिक्स्थ पॉइंट था कि ये अभी तक के मार्केट में स्टेबल है और कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये ट्रेंड के हिसाब से हमेशा चेंज होते हैं। अब बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट को देख लो, इतनी जल्दी कोई भी अपना प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकता ट्रेंड के हिसाब से। आज कुछ और ट्रेंड निकल रहा है, कल कुछ और ट्रेंड निकलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं अपनी टी शर्ट्स को। जैसे इनको ऑर्डर आया तब ये मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी ट्रेंड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। इनको टी शर्ट बना के नहीं रखनी पड़ती, ये सिर्फ इमेज लगा दी अपनी टी शर्ट के ऊपर, ट्रेंडी कोटेशंस लिख दिए, उसको वेबसाइट पे डाल दिए। जब इनके पास ऑर्डर आता है, जब ये वो चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं और अपने एंड कस्टमर को देते हैं, तो बेसिकली इनका जो डेड स्टॉक है वो बिल्कुल भी नहीं रहता। और जो है आपका सातवां पॉइंट कि इनके पास डेड स्टॉक बिल्कुल भी नहीं बचता। इनके पास बिल्कुल भी डेड स्टॉक नहीं रहता, क्योंकि प्रोडक्ट जितनी भी इन्वेंट्री है इनकी, वो ऑन डिमांड काम करते हैं। कस्टमर को ऑर्डर आया जब ये बनाते हैं, तो इनके पास कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं बचता, ऐसा कोई भी डेड स्टॉक नहीं बचता जिनके कारण इनको लॉस हो। तो बेसिकली 100% मार्जिन में काम करते हैं और बिल्कुल फ्रेश स्टॉक, लाइव स्टॉक पे काम करते हैं, डेड स्टॉक पे काम बिल्कुल नहीं करते। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि इनका फ्यूचर में इनकी क्या स्ट्रेटेजी है। तो जब हमने देखा एक सिद्धार्थ मुनोज जो एक को फाउंडर है और प्रकिरण सिंह है, उनके इंटरव्यू में ये पाया कि इनका अभी ये प्लान है कि अभी इनका करेंटली 15% ऑर्डर जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू निकल रहे हैं। मतलब ये सोशल कॉमर्स से ई कॉमर्स में गए और ई कॉमर्स में वापस सोशल कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं, वापस व्हाट्सएप की तरफ आ रहे हैं, व्हाट्सएप सेलिंग की तरफ आ रहे हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, ऐसे बहुत सारे इंडिया में स्टार्टअप्स है जो वापस व्हाट्सएप सेलिंग की तरफ आ रहे हैं। अब आप देखिए, ये कहते हैं कि इनके करेंटली पूरी साइट के 15% ऑर्डर्स व्हाट्सएप से आ रहे हैं, और लगभग 25% ऑर्डर्स का इनका टारगेट है कि इनको आने वाले साल में 25% तक की इनका ओवरऑल ऑर्डर है उसको व्हाट्सएप से लेना है। तो आप समझिए जो इंटरेक्ट करके जो सेलिंग होती है, इंटरेक्शन के बाद जो सेलिंग होती है, व्हाट्सएप सेलिंग होती है, वो कितना ज्यादा पावरफुल है कि कंपनीज वापस उसके पीछे आ रही है। ऐसा नहीं है कि सोशल कॉमर्स से आप शुरू करें तो आपको ई कॉमर्स में ही जाना है, आप ई कॉमर्स से वापस सोशल कॉमर्स में भी आ सकते हो। और इसके बाद इनकी फ्यूचर में ये स्ट्रेटेजी है कि जितने भी और अलग अलग आइटम्स है, जैसे मोबाइल कवर्स हो गए, जैसे लैपटॉप की कवर्स हो गए, लैपटॉप की स्क्रीन हो गए, छोटे छोटे बैग्स हो गए, मग्स हो गए, जो चीज में आप कस्टमाइजेशन कर रहे हो वो हर चीज ही अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और धीरे से अपना प्रोडक्ट रेंज है उसको भी इंक्रीज करते जाएंगे। और अब दोस्तों ये जानते हैं कि इनके स्टार्टअप से सीख के कैसे आप भी अपना खुद का एक ऐसी टी शर्ट प्रिंटिंग वाला या कोई प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन वाला स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं।
तो ये करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक बहुत अच्छा सा अपने लिए नाम ढूंढो, बिजनेस का नाम ढूंढो जो काफी अट्रैक्टिव हो, काफी ट्रेंडी हो। जरूरी नहीं है कि वो टी शर्ट से रिलेटेड हो या कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वो आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी एक नाम लेके ऐसा रख सकते हो कि लोग एक बार देखे तो वो हमेशा उनके दिमाग में बैठ जाए कि यार ये नाम इसके पहले कभी नहीं देखा। लोग इमेजिन भी नहीं कर पाए कि यार ये एक कंपनी का नाम है, थोड़ा सा फंकी नाम। फिर उसके बाद सेकेंड, अच्छा यहाँ पे रुकेंगे, मस्त है। उसने बोला है कुछ दिमाग में ऐसा एकदम फंकी ट्रेंडिंग नाम है? कुछ ट्रेंडिंग नाम सर ऐसा शेयर कर देंगे तो फिर सब चुरा नहीं लेंगे सर? है कि नहीं? चुरा लेंगे ना सब लोग फिर, अगर सर नाम बोल दिया अभी मैंने यहाँ पे। है कुछ ऐसा थॉट एकदम कुछ? क्या ले सकते हैं, क्या नाम लॉन्च कर सकते हैं? कुछ अतरंगी ऐसा आ रहा है दिमाग में इंस्टेंट ऐसा? क्या नाम रखेंगे? ट्राई करो, दिमाग लगाओ थोड़ा। समझ में आ रहा है ना? मेन चीज है, देखो मार्केट में बहुत सारे ऐसे टी शर्ट प्रिंटिंग वाले हैं, लेकिन मेन बेवकूफ, क्योंकि वर्ड देखो ना कितना अट्रैक्टिव हो गया ना, बेवकूफ। समझ में आ रहा है? राइट, तो नाम बहुत मैटर करता है। आपको लगता है अब क्या ये बेवकूफ टी शर्ट के उस बिजनेस से जुड़ा हुआ वर्ड है? बिल्कुल भी नहीं, चला कोई लिंक ही नहीं है उसका। फिर भी नहीं, वर्ड ऐसा जो लोगों के जुबान तक इजीली पहुंच जाए। अब देखो जैसे कि अभी मार्केट में आप देखो सुभानपुर एरिया में एक नया ब्रांड पागलों की तरह हिट हो गया है, और गर्मी के सीजन में तो बहुत ज्यादा। आपने देखा है कौन सा? आई गेस दूसरे एरिया में भी शायद, पता नहीं उसकी ब्रांच हो गई हो कि नहीं। छाछ वाला देखा आपने? छाछ वाला देखा? सुभानपुरा वाला ने तो देखा ही होगा, इलोरा पार्क वाले ने। आरुषि नहीं જોયું ને? જોયું છે? हाँ सर। मेन रोड पर बराबर, इलोरा मिल्क सेंटर है, वही लाइन में आगे बराबर। अब आप देखोगे तो ऐसा नाम से तो क्या लगता है छाछ वाला, એટલે ખાલી છાछ જ મળશે ને એવું હોય ને, लेकिन वहां पे आप देखोगे ना तो छाछ के अलावा अरे बाप रे, मतलब ऐसा लगता है कैफे में आए। इतने मल्टीपल उसके पास ऑप्शंस है, मतलब बराबर अलग अलग लस्सी की वेराइटीज है उसके पास, अलग 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 दूध की वेराइटीज है उसके पास, इतना मतलब। अब देखो छाछ वाला नहीं मतलब, और आपको पता है कि भाई इंडिया में धूप के साथ एक वर्ड जो जुड़ता है छाछ। सर मेरा यहाँ पे पागलों की तरह लोग है ना, मतलब टूट पड़ते हैं, छाछ तो पीट पड़ते, वो गर्मी है, वो गर्मी है। सर मेरा यहाँ पे तो देखो ये वर्ड जो गर्मी से कनेक्टेड है उसको अपने बिजनेस में जोड़ दिया, भले उसका कोर प्रोडक्ट छाछ ना हो, मतलब छाछ तो बेच ही रहा है लेकिन और मल्टी मिल्क प्रोडक्ट बेच रहा है वो, लेकिन यही तो है मतलब बैंग ऑन। और साला लॉन्च भी कब किया? गर्मी में किया। तो वहां पे आप है ना खाली रोज आते जाते खाली है ना एक नजर मारना, कस्टमर रेंज देखो, खाली कस्टमर रेंज। चलो बाहर कंटेनर उनके कैन रखे होते बाहर, डेली सेल्स हो तो कितना होता होगा, भाड़ा भी निकल जाएगा उसका आराम से। मैंने लॉन्चिंग का टाइम पीरियड, मतलब ये 3 महीने जो गर्मी का टाइम पीरियड होगा, नहीं अप्रैल में 2 महीने ही गिन लो चलो अपने यहाँ पे, मतलब 2 महीने में है ना, मतलब बोल सकते बाकी जो पूरे ऐसे बिजनेस जो पूरे साल नहीं कमा पाएंगे 2 महीने में कमा लेगा। समझ में आ रहा है? स्ट्रेटेजी देखो, मतलब धंधा नहीं लो, मतलब धंधो आखो वर्ष करवानी जरूर नहीं, सीजनल करो ना तो अपन चाले जोरदार, लेकिन फिर वो सही टाइम पे सही स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि मार्केट में सब लोग कर रहे हैं। मार्केट में ऑलरेडी देखो, सबसे पहले ना ये आप चीज भूल जाओ कि सर कुछ नया लेके आए। इंडिया में कितना पॉपुलेशन है? 170 प्लस, तो आप ऐसा तो कुछ नया लेके आ ही नहीं सकते जो ऑलरेडी मार्केट में ना हो। तो ये बहुत सबसे पहले गलतफहमी होती है कि सर कोई नऊ लेने आई है, मतलब नऊ ना हो कहीं। सर मेरा इतना 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 बड़ा पॉपुलेशन है, तुम क्या नया लेके आओगे? हाँ तुम फ्यूजन लेके आ सकते हो, फ्यूजन बराबर मिक्सचर लेके आ सकते हो, लेकिन तुम ऐसा कुछ ना सर मैं तो कुछ नया, अरे तुम तो कभी इन्वेंशन करने जाएगा। समझ में आ रहा है? तो तू क्या कर सकता है, तू कुछ कहीं ना कहीं है ना क्रिएटिव कर सकता है, एग्जिस्टिंग में क्रिएटिव। कुछ नया मत सोच के सर एकदम नऊ लेने आओ मार्केट में। अब सबसे पहले तो तुम एकदम कुछ नया लेके आओगे मार्केट में, चलेगा वो? सबसे पहले तो वही रिस्क है, एकदम नया लेके आता हूं मैं तो, अरे पर वो चलेगा भी तो सही। मैं तो पिंक कलर की मैं तो बाइक लेके आता हूँ, पिंक कलर की बाइक,
तो तुम ऐसा क्रिएटिव लेके आओ कुछ नया जो बिल्कुल भी ना हो मार्केट में। अब वो मार्केट में क्यों नहीं है उसका कुछ कारण तो होता होगा ना, बराबर। तो ऐसा भी नहीं सोचने का एकदम नया लेके आता हो, उससे अच्छा एग्जिस्टिंग जो मार्केट में चल रहा है उसको एनालिसिस करो ना, क्यों इतना होशियारी मारने का। जो चल रहा है उसी को उठाओ और उसमें कुछ मसाला वसाला डालो, उसमें कुछ क्रिएटिव करो। अब जैसे नहीं, चाय ऑलरेडी मार्केट में बिक रही थी, लेकिन फिर कोई क्या लेके आया भाई, मल्टीपल फ्लेवर चाय। चला किसी ने सोचा था कि चाय में मेनू कार्ड आएगा? चला चाय में मेनू कार्ड कौन देता है यार? सर मारे ચા એટલે ચા ભાઈ, આદુ નાખવાનું, પુદીનો નાખજે ભાઈ, બસ થઈ ગયું ભાई। अदरक पुदीना वाली चाय चाहिए अपने को, और क्या चाहिए। लेकिन अब तो मतलब मेनू कार्ड आ गया उसके अंदर यार, चला पेज पलटाना पड़ता है, पीछे तो देखो और भी बाकी है। सर में आ रहा है? तो ये नया सोच है, एग्जिस्टिंग में कुछ नया करो। नया लेके आओगे ना, रिस्क, एक तो रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है, उससे अच्छा नया प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग सर्विस में कुछ क्रिएटिव थॉट लेके आओ। मतलब ये सब है ना सक्सेस स्टोरी इन लोगों की देखोगे ना, तो इसमें से ना कुछ स्ट्रेटेजी आपको है ना मिल जाएगी, बराबर। कुछ स्ट्रेटेजी आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ऐड ऑन कर सकते हो, बहुत ज्यादा काम लगेगा, बराबर। और फिर सेम वे बेवकूफ वाले ने देखो क्या दिमाग लगाया, उसका मेन काम था टी शर्ट प्रिंटिंग, लेकिन फिर प्रिंटिंग, तो फिर धीरे धीरे फिर क्या किया, प्रोडक्ट को एक्सपांड किया, मार्केट को एक्सपांड किया, फिर कप लेके आ गया, बैग्स लेके आ गया, वाटर बॉटल प्रिंटिंग लेके आ गया। उसी से फिर से थोड़ा सोचो और अपने मार्केट को क्या करो, एक्सपांड। तो ऐसा सब क्रिएटिव आप लेके आ सकते हो कि आप चालू तो करते हो नहीं ऐसा रेस्टोरेंट, लेकिन फिर रेस्टोरेंट के साथ साथ पता चला बे काम करते ना टिफिन सर्विस चालू कर देते, तो अब रेस्टोरेंट वाले भी टिफिन सर्विस देते, पता है आपको। और उसमें भी ऐसा स्ट्रेटेजी बनाते, पता है आपको। ऐसा है स्ट्रेटेजी, कुछ लोग हैं वहां पे, पता है बहुत सारे रेस्टोरेंट में आपको है ना वो अनलिमिटेड थाली जो होती है, अनलिमिटेड थाली दोपहर के 3 बजे तक मिलती है, देखा होगा आपने। बहुत सारे न्यू हल्का रेस्टोरेंट है, वो है ना 2:30 के बाद आपको नहीं देता अनलिमिटेड थाली, बोले पति कहू। तो आप कर सकते हैं ना ऐसा कि भाई 2 से 5 के बीच में आप आओगे ना, तो आपको हम लोग 20% डिस्काउंट देंगे। बुलाओ उनको दोपहर को। अब कोई बंदा बहुत लेट हो गया है, नहीं 3:30 हो गए, जमवानु मरसे के नहीं, आओ तू उधर 20% डिस्काउंट आपीस। सर मैं मतलब 2 से 5 ऐसे भी आपका जो रेस्टोरेंट खाली पड़ा है, उससे अच्छा बुलाओ ना उसको, 20% डिस्काउंट से खर्चा निकल जाएगा आपका। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब अभी भी हर बिजनेस में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो है, आप ध्यान से एनालिसिस करोगे ना तो कुछ तो निकाल पाओगे और उसमें भी आप कमा पाओगे, बराबर। फाइन, आई गेस आपको पता चला आज का ये जो पर्पस था, बराबर, मार्केटिंग को लेके, कि भाई एग्जिस्टिंग लोग जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें से उनकी स्ट्रैटेजी उठाओ, कॉपी पेस्ट, दैट्स इट। और थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ओवरऑल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फाइन, डन, ठीक है। तो आई गेस काफी आज के लिए। तो ऐसे ही थोड़ी आप सोच, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड थॉट रखना और ऐसे ही नजर मारते रहना, क्या पता कहां पे कुछ मार्केटिंग थॉट आपका क्लिक हो जाए। डन, चलो तो वी एंड टुडे सेशन। चलो बाय एवरीवन, बाय सर। Bye. बाय बाय बाय।